मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर था 5 विद्युत धारा जिसका नाम है। आज अपने इसका पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। और जो अपने आज के टॉपिक हैं वो देखो, चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह और ओम का नियम। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर जो चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह है ये टॉपिक बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है। तो ये टॉपिक आया कहाँ से वो देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ स्टार्टिंग से कि आपकी जो बुक है, ये तो चलो मेरे नोट्स हैं। आपकी जो बुक है उसमें एक नोट दिया हुआ है। ठीक है ना, इस नोट को ही मैंने क्या कहा हुआ है, जो ये टॉपिक बना दिया है चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह। अब इसमें क्या है कि इसमें रियल लाइफ में बताया हुआ है कि जो अपने देखो फिजिक्स में तो पढ़ ही लिया कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, और इसमें बताया हुआ कि कैसे वास्तव में होता है तारों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो अलग से टॉपिक नहीं है बुक में, मैंने अपनी तरफ से अलग से बनाया हुआ है इसे ओनली आपको समझाने के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो अब देखिए बच्चों, जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया था अभी उसको समझते हैं पहले कि वो टॉपिक क्या है, वास्तव में उसमें क्या चीज़ बताई हुई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए। तो देखो क्या इसमें दिया हुआ है और क्या समझना अपने को, कि ऊपर ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इससे पहले ये एग्जाम्पल अपने करेंगे, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन आज अगर मैं इस एग्जाम्पल को शामिल करता तो 10 मिनट में ये आपके एग्जाम्पल ही समझ आएगा। तो वीडियो बड़ी होने से बचाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल नहीं कराया। हाँ करवाऊंगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, अपवाह चाल यानी इलेक्ट्रॉन का अपवाह चाल इसमें निकालनी है आपको। तो इसमें जब अपवाह चाल का मान आ जाता है किसके लिए, तांबे के लिए, आपको तांबे के तार के लिए निकालनी है। ठीक है, तो अपवाह चाल का जो मान आता है वो लास्ट में आंसर जो आ जाता है 1.10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाता है। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल आएगी। हो सकता है कई बच्चे कर लें, लेकिन काफ़ी हार्ड एग्जाम्पल है ये वाला। तो आप एक बार रिजल्ट याद रखो कि लगभग जो अपवाह चाल का मान आता है वो 1.10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी इतना आता है तांबे की तार के लिए। तो अब होता क्या है कि ये देखो कि यदि इस चाल की तुलना चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की चाल जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से की जाए तो यह ज्ञात होता है कि अपवहन चाल विद्युत क्षेत्र की चाल से बहुत ही कम है। भी क्या होता है आपको पता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो यानी जो प्रकाश तरंगें हैं, जैसे मान लो वैसी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर अपने इस चाल की तुलना करें तो ये तो 10⁸ है और ये 10⁻³ है, मतलब ये वाली चाल क्या है, 10⁻11 गुना ज़्यादा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में तो इतनी ज़्यादा है। मतलब ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इतनी कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो साथ ही अपवाह चाल इलेक्ट्रॉन के अनियमित ऊष्मीय चाल से भी बहुत कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को जब अपने ऊष्मा दे देते हैं तो लगभग उसकी जो चाल हो जाती है, मतलब अगर मान लो आप धातु को गर्म कर रहे हो किसी को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की चाल है वो लगभग इतनी आती है 10⁻6, इससे भी बहुत कम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड की अपवाह चाल से चलने पर 1 मीटर लंबे चालक तार के भीतर यह दूरी तय करने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। भी क्या होगा कि अगर अपने इसी चाल से इलेक्ट्रॉनों को माने भी इसी चाल से इलेक्ट्रॉन चलते हैं अपवाह चाल से, तो अगर आपके पास 1 मीटर लंबी तार है, मतलब 1 मीटर कितना होता है, 3 फुट लंबी तार है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस चाल से चलेगा और यहाँ इस सिरे तक पहुँचना चाहेगा तो उसको ये कहता कि 15 मिनट का टाइम लग जाएगा, यानी इतनी स्लो चलेगा इलेक्ट्रॉन अगर अपवाह चाल से चलता है तो। ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि यदि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल इतनी कम है तो विद्युत स्विच से 1 मीटर लंबे तार द्वारा जुड़े हुए बल्ब का स्विच ऑन करने पर ही बल्ब तुरंत ही क्यों प्रकाशित हो जाता है। मतलब आपको पता है कि अगर अपने क्या करें कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल तो आपके सामने है, लेकिन वास्तव में अगर एक्चुअल में अगर रियल लाइफ में इसको देखें तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह है वो 1 सेकंड भी नहीं लगता। आप स्विच छोड़ते हो, स्विच छोड़ने पर तुरंत बल्ब जल जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी उतनी देर में प्रवाहित होने लग गए। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या कहा हुआ है
क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को 15 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उसमें बल्ब जल जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है भाई? प्रैक्टिकली रिजल्ट और आ रहा है, थ्योरेटिकली अपने उसको और चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली रिजल्ट अपने पास 15 मिनट आ रहा है, प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम। तो ऐसा लगता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? ठीक है ना, वो कारण देखो। तो यहाँ एक उदाहरण हमारी समस्या में समाधान हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, उससे आपको ये समस्या समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कि यदि एक लंबे रिक्त पाइप के एक सिरे पर नल जोड़ा जाए तो नल खोलने पर दूसरे सिरे से क्या होगा? पानी बाहर आने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा अगर आप क्या करो कि आपके पास एक यहाँ पे नल लगी हुई है, एक पाइप आपके पास ए बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है इसका, ये बी है। अगर आप इस ए पॉइंट को क्या करो, ये पाइप बिल्कुल खाली है। ठीक है, अगर आप इस ए सिरे को किससे जोड़ दो, पानी से, या यहाँ पे नल से जोड़ दो आप इसको, तो जो यहाँ पे बी सिरे पर पानी थोड़ी देर से आता है, पानी छिड़का होगा आपने, तो पाइप में अगर पाइप आपकी बिल्कुल खाली है तो क्या होता है, पानी को आने में टाइम लग जाता है, यानी यहाँ पे। और क्या है इसका कारण? यह है लेकिन यदि पाइप में पहले से ही पानी भरा है तो नल खोलने पर पानी तुरंत ही दूसरे सिरे से बाहर आ जाता है। अब ये कहता कि अगर मान लो ये पाइप खाली नहीं है, इसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से नल खोलोगे तो आप मुझे ये बताओ कि जितना टाइम खाली पाइप में पानी को जाने में लगा था उतना टाइम ही यहाँ लगेगा या उससे कम लगेगा? उससे कम ही लगेगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी हुई है आपने। क्यों? क्योंकि देखो पाइप पहले से पानी की भरी हुई है, अगर पीछे से पानी छोड़ते हो तुरंत आगे से पानी बाहर आ जाता है। उतना टाइम तो नहीं लेता जितना पहली बार में लिया था उसने। तो ये चीज़ है। तो इसका कारण यह है कि नल खोलते ही वहां के निकट जल के दाब के कारण यह अगले खंड पर स्थित पानी को धकेलता है। अब कारण ये है कि जब आपकी पाइप पहले से पानी की भरी हुई है, तो जब आप इस ए सिरे पर और पानी छोड़ते हो तो ये वाला जो पानी है वो आगे इस पर क्या लगाता है, इस वाले पानी पर दाब लगाता है, और दाब के कारण ये क्या है, पानी आगे धकेला जाता है और अपने को तुरंत पानी यहाँ पे मिल जाता है। धकेलता है जो अगले खंड के पानी को धकेलता है। इस प्रकार आगे जब तक कि सिरे के निकट का पानी बाहर नहीं आ जाए, और तब तक ये धकेलते रहते हैं एक दूसरे को जब तक यहाँ से पानी बाहर ना आ जाए। तो इसी कारण क्या होता है, तुरंत पानी बाहर आ जाता है। यहाँ पाइप में एक दाब तरंग चलती है, यानी क्या चलता है इसमें, दाब तरंग चलती है, अलग से चलती है। कि आपने जब पानी छोड़ा, पानी से पहले पाइप भरी हुई है, तो वो क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, और वो दाब एक तरंग के रूप में आगे चलता रहता है, आगे से आगे प्रवाहित होता रहता है। तो उस कारण क्या है, पानी तुरंत दूसरे सिरे से बाहर आ जाता है। तो इस जो दाब तरंग इसमें चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जिसकी चाल पानी में ध्वनि की चाल के बराबर होती है। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो इसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल के बराबर आई। अब ध्वनि की चाल कितनी होती है, लगभग 300-400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है ध्वनि की जो होती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है इसमें भी कि लगभग 300-400 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 से लेकर 400 मीटर। अगर आपके पास लंबी पाइप हो तो उसको एक सिरे से पानी छोड़ोगे, दूसरे सिरे में अगर पाइप पहले की भरी हुई है तो लगभग 1 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, बाहर निकलने में। तो इसी प्रकार अब ये तो उदाहरण दिया था। अब विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है वो देखो। इसी प्रकार स्विच ऑन करने पर तार के भीतर एक विद्युत क्षेत्र लगभग प्रकाश के वेग से स्थापित हो जाता है तथा संपूर्ण तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग तत्काल ही अपना अपवाह वेग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जब आप क्या कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो, तो जो आपकी तार है, मान लो ये आपके पास क्या है, एक तार है, तो इस तार पर जो आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है, ये वाला विद्युत क्षेत्र मान लो इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, चालक तार है ये वाला। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बिल्कुल एक ही क्षण में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपवाह वेग से गतिशील हो जाएंगे। ठीक है, वही है कि अपवाह वेग को प्राप्त कर लेते हैं। तार के किसी एक खंड के किसी एक सिरे से बाहर आ रहा आवेश इस खंड से दूसरे सिरे से प्रवेशित आवेश द्वारा प्रतिस्थापित होता रहता है। अब देखो, आप में से कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि देखो सर, यहाँ पे आप में से कई स्टूडेंट ये मानेंगे,
ठीक है ना। जब ये चीज़ पढ़ी नहीं होती तो अपने ये मानते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित होगा, और प्रवाहित होकर जब यहाँ तक जाएगा तो इस पूरी तार में जैसे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगना चाहिए विद्युत धारा को प्रवाहित होने में, लेकिन एक्चुअल में देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पर। एक्चुअल में अपनी चीज़ देखें अगर हम, तो ये कहता है कि अब यहाँ पर मान लो कि इसमें जब आप इस पर विद्युत क्षेत्र लगा देते हो तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन उसकी जगह यहाँ पे गति करने लग जाते हैं। मतलब कि एकदम से सारे इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे नहीं भी एक इलेक्ट्रॉन चलेगा दूसरे सिरे तक चलता चलता जाएगा फिर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ऐसे नहीं है। तुरंत एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से क्या होते हैं, एकदम से इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अतः स्विच ऑन करने के तत्काल बाद ही बल्ब में आवेश प्रवाह अथवा धारा स्थापित हो जाती है। इस प्रकार तार में धारा कुछ इलेक्ट्रॉनों के एक सिरे से दूसरे सिरे के जाने के कारण नहीं, बल्कि तार के सभी भागों में इलेक्ट्रॉन के अपवाह के कारण है। मतलब तार में जो धारा प्रवाहित होती है ना, वैसे नहीं भी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं उसके कारण होती है। वो किसके कारण होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं उन सभी के अपवाह के कारण। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो अपवाह वेग से जा रहा है उसके कारण भी होगी, यहाँ वाले पे भी होगी, यहाँ वाले पे भी, सभी इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के कारण क्या होती है, विद्युत धारा यहाँ पे बहती है। इसमें समझ आई इतनी चीज़। अब ये चीज़ आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लो इसको, ना ही यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे, क्योंकि ये एग्जाम्पल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल में थ्योरी दी हुई है आपकी जो बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा यानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिकली चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि आप ये कह सकते हो, अगर इस सारे का मैं सार निकालूं तो आप ये कहोगे, अगर आपसे कोई पूछ ले मान लो भी तू फिजिक्स पढ़ता है तो मुझे ये बता भी धारा कैसे प्रवाहित होती है तार में, तो आप ये कहोगे कि जब अपने क्या कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तुरंत तार के सिरों पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र लग जाता है। उस विद्युत क्षेत्र से क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें लगभग प्रकाश की स्पीड से, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, वो स्थानांतरित हो जाती है ऊर्जा, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है भी, क्या है कि जिस प्रकार आप इसकी तुलना की हुई है, इससे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो कई स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है। भी आप ये देखो कि अगर मान लो आपके पास ये 1 मीटर लंबा कोई चालक है, 1 मीटर लंबा कोई चालक है, तो वैसे तो आप कह रहे हो कि अपवाह वेग के हिसाब से 15 मिनट में इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति जो हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की गति प्राप्त करने में 15 मिनट ना लग के कितना टाइम लगता है कि अगर मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति से चले तो उसको बताओ इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे कि सर नैनो सेकंड में टाइम लगेगा उसको, क्योंकि उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब अगर प्रकाश की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलें, जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, लगभग उतना ही टाइम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने में लग जाता है। मतलब चालक के अंदर विद्युत धारा उतनी देर में प्रवाहित होने लग जाती है, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, तो ज़्यादा अगर आप में से कई बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें कि सर हमें समझ नहीं आया अब भी, लेकिन मैंने समझा तो बहुत ही डिटेल से दिया, इससे ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता मैं आपको। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो इस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिलेबस में ऐसे नहीं है, वैसे तो चलो मान लिया सिलेबस में है, लेकिन अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ आपके। ठीक है ना, तो अब देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने स्टार्ट करते हैं, ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, ये रहा नीचे ओम का नियम। अब ये वाला टॉपिक आपके अब वाले सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है ना, अब मैं करवा क्यों रहा हूँ इस टॉपिक को वो समझ लो। कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं, मैंने अभी पोल भी करवाया तो उसमें लगभग 100 में से 45% बच्चे ये कह रहे हैं, 100 में से 45 बच्चे कि सर आप नया सिलेबस करवाओ। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि नया सिलेबस आप अगर कहोगे तो 10% सिलेबस ही कम होगा, 90% सिलेबस आपको करना पड़ेगा। चाहे सरकार कह रही है कि हमने 60% सिलेबस दिया, आपको 40 काट दिया, लेकिन उनके काटे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट उड़ा दिया,
ना ही कोई एक्सपर्ट बुलाया भी फिजिक्स में कौन से टॉपिक काटने चाहिए थे, कौन से नहीं काटने चाहिए थे, अपनी मर्जी से काट दिया। अब उसकी सबसे मूर्खता वाली बात मैं आपको इसी टॉपिक में बता रहा हूँ। अब आपकी जो फिजिक्स है उसमें उन्होंने ओम का नियम हटाया हुआ है। ओम का नियम बुक में, ओम का नियम आपके सिलेबस में हटा दिया उन्होंने। लेकिन क्या है, आगे ना ओम के नियम का व्युत्पत्ति आएगी, यानी ओम के नियम का सत्यापन आएगा। सत्यापन में यहाँ पे दो रूप आ जाते हैं इसके, एक तो सूक्ष्म रूप आएगा और एक स्थूल रूप। ये दोनों सत्यापन आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर जिस बच्चे को विश्वास नहीं आता वो उसको मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखो यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना, इन्होंने देखो ये लिखा हुआ है हटाए गए उपशीर्षक या भाग, हटाया गया भाग है जो चैप्टर नंबर 5 में देखो आपके पास ओम का नियम इन्होंने हटाया हुआ है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध हटाया हुआ है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव ये हटाया हुआ है। ठीक है, अब ओम का नियम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हटाया हुआ है। अब नीचे इसके जस्ट नीचे देखो संशोधित पाठ्यक्रम, यानी जो सिलेबस अब है आपके। अब इन्होंने चैप्टर नंबर 5 में देखो क्या कर रखा है कि यहाँ पर अपवाह वेग गतिशीलता विद्युत धारा से संबंध सब आ गया। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये टॉपिक सिलेबस से नहीं काटा हुआ। तो अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दो यहाँ पे कि ओम के नियम को पढ़ाए बिना उसका सत्यापन करवा सकता हूँ क्या मैं आपको? ये तो वही बात होगी जैसे 10वीं क्लास में आप प्रमेय पढ़ते थे, आपको मैं ये कह दूं कि प्रमेय मैं नहीं बताता कौन से आपकी कौन सी प्रमेय है, बस आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप मानते हो कि हाँ सर हमें तो काटा हुआ सिलेबस छोड़वा दो और बाकी पढ़ा दो, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। आप अपने हिसाब से कहते रहो चाहे अपना दिमाग लगा के, लेकिन मैंने तो पढ़ाया हुआ है ना, मुझे तो पता है कि सिलेबस को कैसे करवाना है, कौन कौन से टॉपिक आगे काम आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। अब अगर मैंने आपको देखो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सारे करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना, मैंने कहा हुआ है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर 16 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर जो बच्चा ये चैप्टर नंबर 16 जिसने कर रखे हैं, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आवेश वाहक। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रतिरोधकता, चालकता, अर्धचालकों की सारी व्याख्या की हुई है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब प्रतिरोधकता और चालकता आपको पता ही नहीं होगा अभी क्या चीज़ है, तो मुझे बताओ यहाँ व्याख्या कैसे कर दोगे उसकी? तो तभी मैं आपको सारा कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है ना, जिसने नहीं करना वो चाहे मत करे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, मैं डायरेक्ट उसको ये बात बोल रहा हूँ। तो अब देखो नेक्स्ट अपने जो पार्ट है फिजिक्स का, वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अब ओम का नियम। ये ओम का नियम आपको आज मैं करवाऊँगा। तो ओम का नियम देखो क्या है आपके पास बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ ओम के नियम में कि सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक जीएस ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर चालकों में धारा प्रवाह के लिए एक नियम दिया। ठीक है ना, अपने प्रयोग किए, उसने एक्सपेरिमेंट किए कुछ चालकों पर, तो उन प्रयोगों के आधार पर उसने एक नियम दिया। ओम साइंटिस्ट का नाम है ये जीएस ओम। ठीक है, इसी के नाम पर ओम का नियम इस टॉपिक को कहा हुआ है। इस नियम के अनुसार देखो, इस नियम के अनुसार क्या है, वैसे आपने 10वीं क्लास में शायद पढ़ रखा है ये नियम, अगर किसी बच्चे की याद हो तो। मैंने तो देखा हुआ है 10वीं क्लास की किताब में, अब आपको अगर याद हो तो वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट रूप में था, यहाँ आपको विस्तार से है थोड़ा, कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि उसकी लंबाई, उसका ताप, पदार्थ की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें नियत रहे, नियत का मतलब कांस्टेंट रहे, बदले ना समय के साथ, तो चालक में जो प्रवाहित धारा आई है वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है भी, आप क्या करो कि जो चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है वो उसके सिरों पर वोल्टेज, विभवांतर, विभवांतर को वैसे क्या बोल देते हैं, वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, अब उसके लिए जो स्पेशल कंडीशन है वो आपको ये लिखनी पड़ेगी, ये वाली, कि नियत रहे। अगर आप इतनी स्टेटमेंट नहीं लिखते तो आपका ये वाला जो नियम है ये ओनली 1% सही माना जाएगा, 99% आपका ये वाला नियम बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, यानी आपका ओनली नियम का 1% हिस्सा ही है ये वाला, 99% हिस्सा ये वाला है, क्योंकि अगर ये शर्त अप्लाई होती है तब ये नीचे वाली शर्त आप लगा सकते हो। मतलब कि ओम के नियम को लगाने के लिए चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाओं में क्या चीज़ आ जाती है, चालक की लंबाई नियत रहनी चाहिए,
ऐसे नहीं भी लंबाई बढ़ा दो आप, फिर उसमें आप वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट आप पहले लगा रहे हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कोई 1 मीटर की तार में, अब आपने तार 2 मीटर की ले ली और वोल्टेज आप वही 10 वोल्ट लगा रहे हो, फिर आप कहो कि सर इसमें तो अब करंट की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो तब नहीं रहेगी। ये एक स्पेशल कंडीशन है ओम के नियम की। ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह कंडीशन बताई कि लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट, ये चारों चीज़ें नियत रहनी चाहिए, तब जो क्या होगा चालक में प्रवाहित धारा होगी वो लगाए गए विभवांतर के समानुपाती। मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट का मान वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका गणितीय रूप देख लो आप, गणितीय रूप में इसको कैसे लिखेंगे, अर्थात v बराबर v समानुपाती i, और जब समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है r। अब कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी कि ये कांस्टेंट आता क्यों है, मैंने बताया भी हुआ है पहले वाली वीडियोस में, अब दोबारा देख लो। क्योंकि देखो आपको पता है कि यहाँ धारा जो वोल्टेज है, वोल्टता है, विभवांतर है, वो धारा के समानुपाती है। और कब समानुपाती है, जब ये सारी चीज़ें नियत है। तो अब ये वाली चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही हैं, लंबाई नहीं आ रही है, ताप भी नहीं आ रहा है, पदार्थ की प्रकृति भी नहीं आ रही है, अनुप्रस्थ काट भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें जब मिस है इसमें से, तो जब भी कोई मिसिंग आइटम हो जाती है, मिसिंग प्रॉपर क्वांटिटी होती है, कोई भी भाई मिसिंग टर्म है इसमें कोई, तो उसके लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपने आर लगा दिया। तो अब अगर आपसे पूछें कि जो ये आर है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, आर की वैल्यू किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो ऊपर वाली सारी चीज़ें लिख दोगे भी। ये पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं, सॉरी उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, उन सभी चीज़ों पर आर ये निर्भर करता है। समानुपातिक स्थिरांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध इस कारण कहते हैं क्योंकि ये विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ये जो आर होता है ना उसका प्रतिरोध, ये बाधा जो उत्पन्न होती है ना विद्युत धारा के प्रवाह में, उसको ही दर्शाता है। अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रतिरोध क्या चीज़ होती है। तो अब आर की परिभाषा बनानी चाहें तो यहाँ से आर का फॉर्मूला निकाल लो, v बटा आई। तो v बटा आई से आई बराबर अगर अपने 1 एम्पियर मान लें, आई जो धारा है वो 1 एम्पियर के करीब मान ले लगभग, तो एक परिभाषा तो इसकी यहाँ पर बनती है। तो देखो यहाँ इस समीकरण में अगर आई बराबर 1 एम्पियर रख दें तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि आई तो 1 हो गया। तो ये वाली परिभाषा आपकी बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाई है। ठीक है ना, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बहुत सारी बुक्स में ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। क्या कि किसी चालक में से इकाई धारा, क्योंकि आपने धारा 1 एम्पियर मान ली, तो यही धारा इकाई धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए जो आवश्यक विभवांतर उसके प्रतिरोध के समान होता है। मतलब कि जितनी वोल्टेज आपको 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए चाहिए, उसका संख्यात्मक मान किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के। कि अगर मान लो आपको किसी मान लो चालक के लिए मैं कह दूं भी इस चालक में से अगर आपको 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करनी है तो 10 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कह दोगे कि उसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, जो संख्यात्मक मान है वो उसके बराबर हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालते हैं। अभी जो मैं अभी 10 बोल के गया हूँ वो 10 है क्या चीज़, ठीक है, मात्रक तो होना ही चाहिए। तो मात्रक क्या आएगा इसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध आर बराबर वी बटा आई। तो V का वोल्ट होता है और A का एम्पियर होता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वाला जो मात्रक है आगे काम बहुत आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट बटा एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है। और इसको जो ओम ने इसकी खोज की तो उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया मात्रक का, ओम। और ये इसका चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये चिन्ह है ओम का, ऐसे करके ऐसे। ये ओम ने दिया था, ग्रीक भाषा के ये सिंबल होते हैं, तो उसी का ये एक चिन्ह है। तो ये आ गया। अब विमा निकालनी है, तो देखो अगर आपको वोल्ट की विमा डायरेक्ट पता है तो लिख दो, नहीं तो वोल्ट को आप क्या लिखो, W बटा Q, क्योंकि W इज इक्वल टू आपको मैंने कहा हुआ है QV आता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, W बटा Q आ जाएगा। तो W बटा में Q और I यहाँ पे पड़ा ही हुआ है। तो W की विमा तो अब आपको पता है कार्य की होती है M1L2T-2, Q की A1 T1 और I की A1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे ये वाली विमा आ जाएगी आपके पास। अब अगर देखो, अगर दूसरी जो आपकी बुक में परिभाषा दी हुई है प्रतिरोध की, वो क्या दी हुई है कि R बराबर V बटा आई से यदि V बराबर 1 वोल्ट मान लें, I बराबर 1 एम्पियर, दोनों को 1-1 मान लें, तो प्रतिरोध का मान भी कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने परिभाषा जो इसकी देंगे कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा।
ठीक है ना। ये इसकी एक परिभाषा बन गई, क्योंकि अपने अपनी तरफ से मान लिया भी 1 वोल्ट 1 एम्पीयर, यानी 1 वोल्ट जो अगर अपने किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज लगाएं, वोल्टता या विभवांतर लगाएं, और उसमें 1 एम्पीयर का ही करंट प्रवाहित हो जाए, तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर आएगा। समझ आ गई कितनी बात आपको। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। तो ये ग्राफ आपने जैसे धारिता वाले चैप्टर में पढ़ा था, वैसे ही ग्राफ यहाँ पे है कि V और I के मध्य जो अगर अपने ग्राफ खींचे तो यह चित्रानुसार प्राप्त हो गया, क्योंकि आपको पता है V समानुपाती I। ये आपको कौन बताता है, ओम का नियम बताता है आपको, ठीक है ना। V समानुपाती I। तो समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है, समानुपाती का ग्राफ आपका आता है बिल्कुल सीधी लाइन। तो यहाँ पर V लो, इस अक्ष पर I लो, तो V और I के मध्य जो ये वाला ग्राफ है नीले वाला, ये आपको दिख रहा है, और ये वाला ग्राफ अपने मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा का मान लिखूँ, इस वाले त्रिभुज से टेन थीटा का मान, तो अब देखो ये थीटा इसके सामने की भुजा ये वाली है लंब, ठीक है। अब ये वाली कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली है, और ये वाली क्या है, आधार। तो अब देखो आपको पता है टेन थीटा लंब बटा का आधार होता है, तो लंब यहाँ पे आई है, क्योंकि ये वाला लंब क्या है, ये आई है, क्योंकि इस दिशा में है। यहाँ पे अगर मैं इस अक्ष की बात करूँ तो यहाँ पे आई है, तो ये आई और बटा में वी। आपको पता है आर बराबर वी बटा आई होता है, तो ये आई बटा वी 1/r बन जाएगा। तो जिस ग्राफ की ढाल आएगी, वो ढाल मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, तो वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम की इक्वल आएगी। अब ये वाली चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपका v क्या है, इस x अक्ष पे है, और I आपका y अक्ष पे है, तब आपका ये वाला आप कह सकते हो भी ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेकिन अगर मैं आपको ग्राफ ये ऐसा दे दूं भी यहाँ पे I दे दूं और यहाँ पे v, कंपटीशन में ऐसे पूछते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे अपने रटा होता है भी 1/r टेन थीटा के बराबर होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में देंगे ना जब, तो वहाँ पे आपको टेन थीटा के बराबर 1/r दे देंगे, लेकिन अक्ष चेंज कर देंगे, तो आपके दिमाग में तो वही रहेगा भी टेन थीटा क्या होता है, आई बटा वी के बराबर, यानी 1/r के बराबर। लेकिन अक्ष चेंज करने से जो ये वाली वैल्यू है ये भी चेंज हो जाती है। अब इसके लिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वैल्यू, इसको काट के भी यहाँ आई है और यहाँ वी है, तो अब लंब का मान क्या बन रहा है, ऊपर वी बन रहा है और नीचे का मान आई बन रहा है, तो ये वी बटा आई बराबर आर। अब प्रतिरोध का डायरेक्ट मान टेन थीटा के बराबर। तो ये वाली कंडीशन जो आपको दी हुई है ये तब है जब आपका v तो क्या है, x अक्ष पर है, और i आपका y अक्ष पर है। अगर अक्ष चेंज कर दिए तो सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट हो जाएंगी दोबारा से, ठीक है ना। तो ये था बच्चा आपका आज का टॉपिक, ओम का नियम। जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को करना चाहता है, तो वो तो करेगा इस टॉपिक को, और जो नहीं करना चाहता वो छोड़ सकता है, वो सीधा ही समझ ले ओम के नियम को, अगर उसको समझ आता है तो, ठीक है ना बच्चों। मेरी सीधी सी बात है ये आपके लिए। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे पढ़ने की इच्छुक है, मैं उन पर बिल्कुल ये बात नहीं लागू कर रहा, वो मेरी बात का बुरा मत माने। मैं स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूँ जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि कटा हुआ सिलेबस पढ़ने से उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मैं उनको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी, ठीक है ना, तभी कह रहा हूँ मैं ऐसा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।